हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड इट्स प्रोसेसेस के बारे में। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। सबसे पहले बच्चों जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी है क्या। Biotechnology deals with techniques of using living organisms or enzymes from organisms to produce products and processes useful to humans। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी ब्रांच है या बायोटेक्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस बनाने के लिए जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होती हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब बेबी है, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। डीएनए वैक्सीन है या डिफेक्टिव जीन को करेक्शन है उसकी, ये सभी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है बच्चों, इन्होंने ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। इन्होंने डेफिनेशन ये आपने फुल फॉर्म इसकी याद रखनी है। इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन कन्वे की थी। ईएफबी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है वो इंटीग्रेशन है नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिजम्स का, या ऑर्गेनिजम्स के सेल्स उनके पार्ट्स का, जो काफ़ी यूज़फुल है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो ये था बच्चों हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी को भी हम तरीके से पढ़ते हैं। एक तो जो हमारा पुराने टाइम में बायोटेक्नोलॉजी को क्या समझते थे ट्रेडिशनल तरीके में कि भाई हाँ, बायोटेक्नोलॉजी है बस जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल चीज़ें हैं उनके लिए काम करती है। लेकिन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या है कि हम उन्हीं चीज़ों को कैसे चेंज करके या कैसे कुछ चीज़ों को अल्टर करके, या बहुत सारे जो नए नए इन्वेंशंस हैं ह्यूमन बींग्स के लिए असेंशियल होंगे, वो सभी भी न्यू टेक्नोलॉजीज़ की हम इसमें बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। बच्चों, बेसिकली 2 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहाँ पर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखो, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होगा, टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, यानी कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम अल्टर यानी कि चेंज करेंगे जेनेटिक मटेरियल है जो हमारा डीएनए या आरएनए, इनकी केमिस्ट्री को, उसे हम कहेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद डीएनए या आरएनए को अल्टर करने के बाद इसे हम होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और इससे क्या होगा, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है उसका जो फिनोटाइप है वो बच्चों क्या हो जाएगा, होस्ट ऑर्गेनिज्म का चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप समझते हैं, 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंसेस और जीनोटाइप यानी कि उसकी जेनेटिक्स। तो यहाँ पर जो हमने बात की है भाई, हमने डीएनए या आरएनए को अल्टर किया, ठीक है, उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा दिया। सेकेंड है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल या माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब यूकारियोटिक सेल इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इन्होंने कहा है कि भाई साथ में ही एक केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस को भी हम यूज़ करते हैं। स्टेराइल माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री का मतलब है बच्चों कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो। स्टेराइल यानी कि टोटली हम एक ऐसा मीडियम वहाँ पर तैयार करेंगे, मेंटेन करेंगे जहाँ पर स्टेरिलिटी हो, कोई भी माइक्रोबियल टर्म हम मतलब माइक्रोबियल जो चीज़ें हैं, माइक्रोब्स हैं, वो कंटामिनेट ना कर दें जो भी हम यूज़ करने वाले हैं या जो भी प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में बच्चों हम जो माइक्रोब हैं, यूकारियोटिक सेल्स है, लार्ज क्वांटिटी में इन्हें हम यूज़ करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि इनको एंटीबायोटिक्स है, वैक्सीन्स, एंजाइम्स है, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम यहाँ पर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि किस तरीके से जो कंसेप्चुअल डेवलपमेंट है प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग की। तो बच्चों, अगर हम बात करें स्टार्टिंग में, तो देखो हमने एक चीज़ तो हमें पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या है एडवांटेजेस हैं बहुत सारी, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये हमें वेरिएशंस के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाता है, जेनेटिक सेटअप के जो यूनिक कॉम्बिनेशन उन्हें सेट करता है। कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है ऑर्गेनिजम्स के लिए और पॉपुलेशन के लिए भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करके रखता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें वेरिएशंस को परमिट करता है, अलाउ करता है। आई होप ये आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था। देखो, वेरिएशंस यानी कि जो चेंजेस आते हैं उन्हें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट करेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बच्चों सिंगल पेरेंट से ही है, तो वेरिएशंस नहीं आती, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेम एज इट इज़ ट्रांसफ़र करता है, उसे प्रिजर्व करके रखता है। तो बच्चों, जो हमारी ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन थी
उसमें हम यानी कि जो पहले के टाइम में उसमें हम प्लांट और एनिमल ब्रीडिंग को यूज़ करते थे, और कहीं ना कहीं इंक्लूजन और बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर जब होती तो बहुत सारे अनडिज़ायरेबल जीन्स हैं बच्चों, वो भी एंटर कर जाते थे डिज़ायर्ड जीन्स के साथ ही। तो ये जो टेक्निक्स थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, इसमें हमने रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्रिएट करते थे। रिकम्बिनेंट डीएनए क्रिएट करने में देखो, करना तो अभी भी हमें यही है, रिकम्बिनेंट डीएनए को ही क्रिएट करना है। पर प्रॉब्लम क्या थी, जो पहले ट्रेडिशनल तरीके में क्या था, अनडिज़ायरेबल जीन्स की एंट्री थी। रिकम्बिनेंट डीएनए में बेसिकली हम अब दो चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। अब बच्चों इस तरीके से जब हमने न्यू मेथड को यूज़ किया तो हमने जो ये लिमिटेशन थी इसे ओवरकम किया, और साथ में ही जो न्यू या हम कह सकते हैं भाई डिज़ायरेबल सेट है जीन्स का, बिना किसी अनडिज़ायरेबल जीन के ही टारगेट ऑर्गेनिज्म में उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो न्यू टेक्निक्स हम यूज़ करेंगे उसमें डिज़ायरेबल जीन्स को ही टारगेट ऑर्गेनिज्म के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आगे हम बात करें बच्चों, इसमें क्या होगा, जो डीएनए है, डीएनए का जो पीस है वो वैसे तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता प्रोजेनिक सेल्स में डायरेक्टली, लेकिन अगर हम उसको जीनोम में जो रेसिपिएंट है या जो भी होस्ट ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसके जीनोम में उसे इंटीग्रेट कर दें तो डेफिनेटली वो मल्टीप्लाई करेगा और इनहेरिट हो जाएगा होस्ट डीएनए के साथ साथ ही। ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा क्यों हुआ कि जीनोम में ऐसा क्या था, बिकॉज एलियन पीस है डीएनए का, अब वो किसका पार्ट बन गया है, क्रोमोसोम का पार्ट बन गया है। ठीक है, और हमें पता है क्रोमोसोम के अंदर रेप्लिकेट करने की एबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चों क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक ऐसा डीएनए सीक्वेंस होता है, एक ऐसे स्पेसिफिक जगह होती है जिसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि रेप्लिकेशन की जहाँ से स्टार्टिंग होगी, ओरिजिनेट करता है जो रेप्लिकेशन को, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, एक वो जगह होती है। ठीक है, जीनोम में इंजेक्ट करते ही क्रोमोसोम के उसी पार्ट से वो जो हमारा फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, वो सॉरी, वो हमारा कांटेक्ट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा बच्चों, जो मल्टीप्लिकेशन है किसी भी एलियन पीस ऑफ डीएनए जो भी हमने इंजेक्ट किया होस्ट ऑर्गेनिज्म में, अब वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करना शुरू करेगा क्रोमोसोम के साथ साथ ही, और उस एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में वो अटैच हो चुका है, उसे हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहेंगे। तो यानी कि बच्चों जो अब एलियन डीएनए है जो लिंक हो गया है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, जो एलियन पीस ऑफ डीएनए रहेगा बच्चों वो रेप्लिकेट, ही तो हमने अभी बात की, रेप्लिकेट कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है होस्ट ऑर्गेनिज्म में, इसे ही बच्चों हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। देखो हमने यहाँ दो चीज़ों की बात की थी, दो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं ना, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफ़र। देखो अब रिकम्बिनेंट डीएनए के लिए जीन क्लोनिंग हमारा हो गया है, अब हम बात करेंगे कि भाई हमें ट्रांसफ़र कैसे करवाना है। क्लोनिंग का मतलब होता है बच्चों मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए, यानी कि सेम हम कह सकते हैं भी सेम कॉपीज़, बिल्कुल मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज़ तैयार करना। तो चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में। सबसे पहले कहाँ बात हुई, कैसे शुरुआत हुई? तो बच्चों सबसे पहले जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन हुई थी वो की थी स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने। ठीक है, सबसे पहले याद रखना इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले रिकम्बिनेंट डीएनए लेकर आए थे स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ये लेकर आए थे साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के थ्रू। इस पर इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इन्होंने इंजेक्ट करवाया था इस्चीरिया कोलाई के अंदर। आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो बच्चों फर्स्ट जो डीएनए है हमारा, भाई किसी भी जीन को लिंक करने के लिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, उन्होंने देखो सिंपल ऐसे समझो बस आप इस के अंदर स्टैनले कोहेन, हर्बर्ट बॉयर हमारे ये मतलब सबसे पहले जो फर्स्ट रिकम्बिनेंट डीएनए इन्होंने बताया सॉरी थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इन्होंने बताया बच्चों साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से इन्होंने इंजेक्ट करवाया ई कोलाई के थ्रू। उसके बाद बच्चों इन्होंने क्या किया जो भी डीएनए, ये पीस ऑफ डीएनए जो इंजेक्ट करवाने वाले हैं ना, उसको इन्होंने प्लाज्मिड के थ्रू करवाया। प्लाज्मिड को इन्होंने एक वेक्टर ले लिया, जैसे भाई जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज़ हैं हमारे, आपको पता है मलेरिया फैलाते हैं, वो एक वेक्टर का ही काम करते हैं ना सिर्फ, सेम एज इट इज़। भाई प्लाज्मिड ने क्या किया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से क्या किया, उठाया उस फॉरेन डीएनए को, या जो पीस ऑफ डीएनए इंजेक्ट करवाना है प्लाज्मिड ने उठाया और उसे इंजेक्ट कर दिया किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। वो हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। प्लाज्मिड क्या होता है बच्चों, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोल डीएनए होता है, यानी कि खुद से ही वो रेप्लिकेट करता रहता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए से कहा जाता है। 1972 में बच्चों कोहर और बॉयर ने बताया था इस बारे में। तो बच्चों अगर हम आगे बात करें, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ सो कॉल्ड, देखो कटिंग ऑफ डीएनए यानी कि पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस है, हमने इसी को इंजेक्ट करवाना है इतने पार्ट को किसके अंदर,
होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो ये किसकी हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर्स हमारे बच्चों आए उनकी हेल्प से, यानी कि जो डीएनए की कटिंग है वो किसकी वजह से पॉसिबल हुई, मॉलिक्यूलर सीजर्स की वजह से। और मॉलिक्यूलर सीजर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कहा जाता है। तो बच्चों जो कट पीस है डीएनए का, अब वो लिंक करता है प्लाज्मिड डीएनए के साथ। अभी मैंने आपको क्लियर किया था कि प्लाज्मिड डीएनए हमारा यहाँ पर एक वेक्टर का काम करेगा और उसके बाद वो जो डीएनए इससे अटैच हुआ उसे ट्रांसफ़र करेगा। जैसा कि मॉस्किटो के केस में ये भी हमने अभी डिस्कस किया कि मलेरियल पैरासाइट है, ह्यूमन बॉडी में वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो भी वहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी के लिए वेक्टर का काम करेंगे। सेम वे जो प्लाज्मिड है वो भी कहीं ना कहीं वेक्टर का काम करेगा, डिलीवर करेगा एलियन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो लिंकिंग है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की प्लाज्मिड वेक्टर के साथ सॉरी, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है बच्चों अब हमारा जीन का प्लाज्मिड वेक्टर के साथ देखो वो अटैच हुआ, ठीक है। वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, एंजाइम डीएनए लाइगेज की वजह से। सपोज करो हमने भी इस डीएनए में से इस पोर्शन को जो हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं उनकी हेल्प से कट किया और ये जो पोर्शन अब हमारा अटैच होगा प्लाज्मिड वेक्टर के साथ। अब ये बच्चों ये और जो ये पार्ट है प्लाज्मिड वेक्टर से जो अटैच होगा वो डीएनए लाइगेज की एंजाइम की हेल्प से, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये कट डीएनए मॉलिक्यूल्स पर काम करेगा, उसके एंड्स को ज्वाइन करेगा, यानी कि ज्वाइनिंग का काम डीएनए लाइगेज करेगा और न्यू कॉम्बिनेशन हमारा सर्कुलर ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए का यहाँ पर बन जाएगा और इसे ही बच्चों हम रिकम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। ये हमारा यहाँ पर रिकम्बिनेंट डीएनए तैयार हो जाता है। उसके बाद जब इस डीएनए को बच्चों ट्रांसफ़र किया जाएगा इश्चेरिया कोलाई बैक्टीरियम के अंदर या ई कोलाई के अंदर, जो रिलेट करता है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, जिससे हमने उठाकर डीएनए को इसके अंदर इंजेक्ट किया है, वहाँ से ही हमने पिक किया था उस फॉरेन डीएनए एलियन डीएनए के पीस को। तो बच्चों ये ई कोलाई में एंटर करते ही ये रेप्लिकेट करना खुद को शुरू कर देगा और न्यू होस्ट जो है, यानी कि जो अब साल्मोनेला से ई कोलाई के अंदर जो आया है, तो ई कोलाई जो होस्ट हो गया अब इसका, इसके डीएनए को ये यूज़ करेगा और यहाँ पर एप्लीकेशन शुरू करेगा। अब यहाँ पर न्यू होस्ट का डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो हेल्प करेगा इसकी और मल्टीपल कॉपीज़ यहाँ पर तैयार हो जाएंगी। अब जो मल्टीपल कॉपीज़ को तैयार करने की कैपेसिटी है उसे ये हम क्या कहेंगे, क्लोनिंग कहेंगे। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करेगा ई कोलाई के लिए, यानी कि ये जो डीएनए था साल्मोनेला में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था, यहाँ पर ई कोलाई के अंदर इंजेक्ट करते ही सेम जो कैरेक्टर है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेनेटिकली मॉडिफाइंग ऑर्गेनिज्म के लिए 3 जो बेसिक स्टेप हमारे रहते हैं, 3 बेसिक स्टेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो भी हमने पढ़ा है उसका कंक्लूजन है सबसे पहले हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिज़ायरेबल जीन्स। हमने डीएनए लिया, जो डिज़ायरेबल जीन्स थे उनके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई किया, उसके बाद बच्चों उसे हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया होस्ट के अंदर, जो आइडेंटिफाइड डीएनए था उसे इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद चलो इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेंटेनेंस है इंट्रोड्यूस्ड डीएनए की होस्ट के अंदर, उसको हमने देखा भी मेंटेन रहना चाहिए। और जो ट्रांसफ़र किया डीएनए का उसकी प्रोजेनी के अंदर, अब डीएनए को ट्रांसफ़र किया प्रोजेनी के अंदर, यही चीज़ें बच्चों हमने अभी डिस्कस की थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लेना है। कल टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी बच्चों कोई डाउट है तो आप बता देना, वो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे।